हाय एवरीवन, आई एम फराज और आज मेरे साथ है हरमन। हरमन को तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे। हरमन का एक यूट्यूब चैनल है जिसने अभी अभी 100 के क्रॉस किए हैं और साथ ही साथ हरमन की प्लेसमेंट भी हुई है, तो डबल खुशी की बात है यहाँ पर। तो अभी हम लोग आपस में बैठ के ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे थे और मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो हरमन ने बहुत अच्छे से हैंडल करी हैं ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, 3 महीने की प्रिपरेशन जर्नी थी, ज़्यादा लंबी जर्नी भी नहीं थी। काफ़ी सारे रिजेक्शंस भी थे, काफ़ी डिमोटिवेशन वाला पीरियड भी था। उन सबको कैसे टैकल किया, तो ये मेन चीज़ होने वाली है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी प्लेसमेंट की तैयारी तो मैं आप लोगों की करवा दूंगा, बट ये जो मेंटल हेल्थ है, ये जो रिजेक्शंस है, इनको आपको खुद फेस करना है इंडिविजुअली और उसको कैसे हैंडल करना है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़, हरमन की जो प्लेसमेंट लगी है ना, वो प्रोफाइल SDE प्रोफाइल से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग प्रोफाइल है वो। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इफ़ नॉट SDE प्रोफाइल देन और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू भैया मुझे अपने चैनल पे लेके आने के लिए। जैसे भैया ने बताया, अभी सबसे पहले तो हम भैया के नए घर में आ रखे हैं। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी ज़रूर से जाके देखना। और अभी मैं और भैया एक चिल डिस्कशन कर रहे थे और चिल डिस्कशन करते करते कुछ बढ़िया चीज़ें निकल के आ गई जो भैया को लगा कि वर्थ शेयरिंग है। मुझे भी लगा हाँ यार, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोरीज़ मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बता रखी हैं। तो भैया ने कहा एक करते हैं पॉडकास्ट, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो आज वैसी स्टोरीज़ तुम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। और भैया ने बताया कि मेरी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर की नहीं है, मेरी एक डिफरेंट प्रोफाइल है, तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे कंटेंट वैसे भी नहीं है। तो ये पॉडकास्ट अगर तुम पूरा देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें सारी चीज़ें पता चलने वाली है ऑब्वियसली कि कौन कौन सी और प्रोफाइल्स होती हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और हम ये पॉडकास्ट जो है दूसरी बार शूट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार ऑडियो में दिक्कत आ गई, इसलिए वैसे मैं नहीं बोलने वाला था, बट अब लाइक करना ज़रूरी है, सबको लाइक करो। डबल मेहनत के लिए लाइक ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग यार स्टार्ट करते हैं कि कब ये थॉट आया कि प्लेसमेंट लेनी चाहिए। बिकॉज इंटर्नशिप के टाइम पे तो ये था कि इतना सीरियसनेस नहीं थी, है ना, कि जॉब लेनी है। जॉब के टाइम पे या फिर जॉब की सीरियसनेस थी उस टाइम पे भी। हाँ, तो जो चैनल को मेरे फॉलो कर रहे हैं थोड़े टाइम से, तो उन्हें पता है कि मैंने इंटर्नशिप के लिए तैयारी भी नहीं करी थी। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था उसके लिए। मैं फुल ऑन यूट्यूब पे फोकस कर रहा था, यूट्यूब की वीडियोस पे फोकस कर रहा था। यूट्यूब एक नया फील्ड मुझे लगा कि जिसको मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने अपना इंटर्नशिप का टाइम जानबूझ के मैंने इंटर्नशिप स्किप करी। उस टाइम पे स्टार्टिंग में 1-2 कंपनीज में मैंने इंटर्न में अप्लाई किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। मेरे को किसी और एक कंपनी से, एडटेक ब्रांड से, मुझे एक अच्छा खासा काम मिला जो मुझे काफ़ी पसंद था उस फील्ड में काम करना। तो मैंने सोचा कि इस फील्ड को थोड़ा टाइम देते हैं। लेकिन जब आगे प्लेसमेंट की बारी आती है तो प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। मेरा चैनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहा होता हूँ। तो एक्सपीरियंसेस लूँगा नहीं तो शेयर कैसे करूँगा। तो ये प्लेसमेंट वाला चैलेंज लेना बहुत टफ था, हो भी गया, आज ख़त्म हो गया, इसलिए आज आप सबके सामने यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे ऑब्वियसली डीमोटिवेशन, रिजेक्शंस मेरे केस में बहुत ज़्यादा थी, तो वो सब बताऊंगा मैं तुम्हें आज, कैसे कैसे कंपनी ने रिजेक्ट किया, क्या होता है। मैंने हरमन की वीडियो देखी है जिसमें प्लेसमेंट के बाद की जो वीडियो है उसमें साफ लिखा हुआ है समथिंग अराउंड 40-45 रिजेक्शन से, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, है ना, लोग इतने इंटरव्यूज़ नहीं देते अपनी लाइफ में 40-45 जितने हरमन ने रिजेक्शंस खुद फेस किए, उनको टैकल किया है। ठीक है, रिजेक्शंस नहीं होंगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगा, राइट। इफ़ यू फेस एनी रिजेक्शन, उससे आप लोग कैसे निकल पाते हैं, उससे कैसे उभर पाते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ब्रांच का भी था, करेक्ट। हरमन की जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, IIT दिल्ली में। आप लोगों को तो पहले से पता ही होगा। तो उस ब्रांच में ये होता है कि यार सारी कंपनीज को अलाउ नहीं करती। कुछ कंपनीज हैं जो ओपन फॉर ऑल होती हैं, वो सबको अलाउ करती हैं, बट ऐसी काफ़ी स्पेसिफिक कंपनीज हैं। तो एक सबसे बड़ा हर्डल तो वो था। सो अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी कंपनीज थी जो तुम्हारी ब्रांच के लिए ओपन थी? सबसे पहले तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि हमारी ब्रांच को कंपनीज ही अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि हम सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी पढ़ रहे थे, डिज़ाइन भी कर रहे थे, और काफ़ी बढ़िया ब्रांच है। ब्रांच को मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अजीब था, कंपनी स्टार्टिंग में अलाउ नहीं कर रही थी। और दूसरी चीज़, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरी CGPA जो 6.9 थी, 6.91 टू बी एग्जैक्ट, तो मेरी CGPA भी 7 से जस्ट कम थी। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने स्टार्टिंग में अलाउ नहीं किया। अब थोड़े बहुत नाम लूँगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़, गोल्डमैन सैक्स, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ थी जिन्होंने अलाउ नहीं किया था। अब रही बात की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, तो जो प्लेसमेंट टॉक होती है, जो प्लेसमेंट हेड दे रहे होते हैं, तो वो अटेंड करने लग गए थे हम। 2 महीने पहले से ही हमें मेल आने लग गए थे कि कंपनीज़ आने वाली है तो प्रिपेयर कर लो, लेकिन उस वक्त सीरियसनेस बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें कंपनीज़ के नाम बताए कि ये सब कंपनीज़ हैं जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं, जब उनका नाम आया, इंडिया नहीं मतलब
टेक के फील्ड में बहुत बड़ी कंपनीज है, जब उनका नाम पड़ा ना उस दिन से सीरियसनेस आनी स्टार्ट हो गई। उससे पहले तो पढ़ाई कर भी रहे थे तो मन नहीं लग रहा था, यूट्यूब वीडियोस बनाने में मन लग रहा था। तो एक्चुअल प्रिपरेशन मैं सच बताऊं तो मैंने 15 डेज़ पहले स्टार्ट करी थी, जब वो मेल आना स्टार्ट हुआ था तब मैं पढ़ने बैठता था तो पढ़ाई हो रही थी, तो काफ़ी लेट हो गया था। और मैं यही बोलूँगा इतना लेट नहीं करना है। मेरा केस मैं मानता हूँ थोड़ा सा अलग था, मैं कुछ और भी काम कर रहा था, लेकिन अगर तुमने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, अगर तुम 4-5 महीने पहले स्टार्ट करते हो बढ़िया है। हाँ, तो अभी से अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास लगभग 4-5 महीने हैं जिसमें आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो लोग CGPA को इम्प्रूव कर सकते हैं वो ट्राई करो कि CGPA इम्प्रूव कर लो। और उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं लगेगी। हरमन की CGPA 6.9 थी, इसी तरीके से अजय की भी CGPA थोड़ी सी 7 से नीचे ही थी। दोनों की प्लेसमेंट अच्छी जगह लगी है, बहुत ही अच्छी कंपनीज़ में लगी है। तो इन केस अगर नहीं हो पाती है CGPA इम्प्रूव, प्लेसमेंट लग जाएगी। बट इन केस अगर आप लोग CGPA इम्प्रूव कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लो, चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, कंपनीज बहुत सारी ओपन हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ी सी CGPA से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, ठीक है, तो अब आप लोगों को भी अपनी प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्री प्लेटफॉर्म के साथ, जहाँ से आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म है कोड स्टूडियो, और कोड स्टूडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। वहाँ पर आप लोगों को कंपनी वाइज प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, जैसे आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कि ऑलरेडी इन कंपनीज में पूछी गई है। आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द कंपनी सॉल्व कर सकते हैं एंड देन उनको सॉल्व कर सकते हैं। और लेट अस से आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं स्टक हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके डिटेल्ड इंग्लिश में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट अगर आप कोड नहीं कर पाते हैं तो आपके कोड्स भी C++, जावा, पाइथन तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। इट विल बी अ रियली गुड सेल्फ लर्निंग। आई रियली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पर जाएँ एंड क्वेश्चंस ट्राई करें, और लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस आप लोग अपनी सॉलिड वाली यहाँ से कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट कोड स्टूडियो पे आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी अवेलेबल हैं। सो जस्ट इन केस आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू होता है तो उससे पहले आप लोग 5 से 6 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी डेफिनेटली पढ़ के जाएं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो टू कोड स्टूडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। तो अभी हम लोग फिर बात करते हैं कि 15 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आप लोगों को 4 महीने पहले करनी है, ठीक है सबको। तो कैसे स्टार्ट करी, क्या शुरुआत कैसे करी, कोडिंग पहले से कितनी आती थी एंड फिर क्या क्या रिसोर्सेज एक्सप्लोर करें? देखो कोडिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी बनाता था, ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छे लेवल पे मैंने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रखे थे, क्योंकि मेरे कॉलेज में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स होते ही हैं, तो प्रोजेक्ट्स मैं बनाता रहता था। तो कोडिंग ऐसा नहीं था कि नहीं आती थी, कोडिंग आती थी, लेकिन वो फ्लो चले गया था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा था। एक मैं आपको बताऊं तो बेसिक सिंटेक्स भी याद नहीं आ रहे थे, गूगल सर्च करने पड़ रहे थे। ये क्वेश्चन आज मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि भैया स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी वो खुद बनाता है। मैंने भी खुद बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया और उसको ही फॉलो करता रहा और मेरी प्लेसमेंट लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी अलग अलग चैनल्स देखे, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग चैनल से करे। जैसे मैंने DP अलग जगह से किया, ग्राफ अलग जगह से किया। मेन है कि तुम स्टार्ट करो और कंसिस्टेंटली काम करो। तुम यूट्यूब पे जब देखते हो, जब तुम एक हफ्ता लगाते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो टॉपिक्स के बारे में, तुम्हें पता चल जाता है यार ये जगह है जहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ आ जाएगी। अलग अलग जगह अपनी बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। वो सब तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी अपने शेयर भी किया था कि मैंने कैसे कैसे किया था। हाँ, तो यार वो 45 रिजेक्शन वाली कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसमें से सबसे पहला रिजेक्शन आया? रिजेक्शन इस सेंस में अगर बताऊं कि बैठने ही नहीं दिया, तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट था। और क्या होता है ना, देखो काफ़ी सारी टॉप कंपनीज़ हैं, आ रही थी वो कॉलेज में। जैसे एक हो गया तुम्हारा अमेज़ॉन, ठीक है। और मेरे को याद है जिसका मुझे टेस्ट देने का मौका मिला था वो मैथवर्क्स थी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी नाम नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ आ गया था CGPA फैक्टर है बहुत बड़ा और नहीं आ रहा है नाम, और एक्सेप्ट किया मैंने उस चीज़ को। और देखो एक सीन होता है कि अगर तुम्हारी CGPA कम है ना, तो रिक्रूटर के पास 2 लोग हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं। अब वो या तो तुम्हें चूज़ करेंगे या तो उसे जिसकी CGPA ज़्यादा है। ये तुम भी मानते हो कि उसे ही चूज़ करना चाहिए जिसकी CGPA ज़्यादा है, क्योंकि रिक्रूटर तुम्हें पर्सनली तो जानता नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना भैया कि ऐसा लग रहा था कि भाई कर लो, क्वेश्चन करके भी आ जाओ, नहीं होने वाला। जैसे पेटीएम आई थी, पेटीएम के सारे क्वेश्चन कर दिए, नाम नहीं आया फाइनल लिस्ट में। ऐसा हो रहा था कि अब तो कुछ भी कर लो, आना ही नहीं है नाम। एक पॉइंट ऐसा भी आया था। हाँ, तो यार ये जो डिप्रेसिंग पीरियड होता है जब हमारे ऑनलाइन राउंड्स बढ़िया जा रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन राउंड्स में क्वेश्चन नहीं हो रहे, होने के बाद भी जब नाम नहीं आता है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है? मतलब उसमें फिर अगली कंपनी में बैठने की हिम्मत कैसे होती है?
ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग वाला टाइम होगा जब तुम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर भी करोगे, कंपनीज़ में बैठोगे भी। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरे साथ उल्टा ज़्यादा हुआ था क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे को देखते रहते हैं, इसका क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं, कॉमेंट्स आते रहते हैं। बहुत डीमोटिवेशन वाला टाइम था, मेरे लिए भी था। तो कई लोग यार तुम्हारी लाइफ में ऐसे होंगे जो तुम्हें किसी ना किसी वे में नीचा दिखाएंगे या तुम्हें ऐसी बात बोलेंगे जिससे तुम डीमोटिवेट होगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। तुम्हें कोई हल्का सा भी प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोलेगा ना, तुम उसे मिसअंडरस्टूड भी कर जाओगे। तो ऐसे लोगों से पहले तो दूर रहो जो शायद तुम्हें डीमोटिवेट कर दें किसी भी सेंस में। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं ज़्यादा कमेंट्स वगैरह नहीं देख रहा था, ऐसे कुछ भी जो भी हो रहा था मैं ऐसा थोड़ा ये भी था मेरा। बाकी असली रिजेक्शन वो होती है जब तुम एक इंटरव्यू देते हो, पर्सनल इंटरव्यू में एक बंदा तुम्हारे सामने आता है, वो बंदा तुम्हें बोलता है, तुमसे आधा घंटा तुमसे बात करता है, 1 घंटा बात करता है, उसके बाद तुम्हें कहता है अब तू जा। टेस्ट के बेसिस पे नहीं, तुमसे बात करता है, मुंह पे मना करता है। एक तरीके से वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है, बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था कि कुछ कंपनीज़ के अच्छे गए इंटरव्यू, स्टिल नाम नहीं आया। हाँ, तो वो काफ़ी बुरा रहता है। ठीक है यार, तो ड्यूरिंग दैट फेज़ जो 3 महीने का टाइम था, इसमें रिजेक्शंस भी हो रहे थे और टेस्ट में भी बैठ रहे थे, तो एक तो होती है कि पढ़ाई, है ना, कितने घंटे पढ़ाई करी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो फॉलोड अ वेरी गुड रूटीन। मैंने भी देखा था कई सारी वीडियोज़ में पूरा प्रॉपर रूटीन दिखाया हुआ था, सुबह उठ के साइकिलिंग वगैरह करना और जिम वगैरह करना। तो ये सब कैसे मेंटेन किया एंड इससे क्या क्या एडवांटेज हुआ? यार ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भैया, सच में बहुत बड़ा पॉइंट है कि सब डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन सा क्या करना है। बट मेन चीज़ है ना कि तुम ऑफ स्टडी टाइम में क्या करते हो, क्या तुम सोते हो या तुम फालतू का खाना खाते हो या क्या करते हो। उस टाइम पे एक यूट्यूबर है फिट ट्यूबर, आप सबने वीडियोस देखी होंगी भैया, आपने भी शायद देखी हो। तो वो सारी वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा देखने लग गया था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने जंक बिल्कुल बंद कर दिया था उस टाइम पे। मैंने एक साइकिल परचेज़ करी थी, मैंने वीडियो भी डाली थी। जो लोग मेरा चैनल भी फॉलो कर रहे थे उन्हें पता है कि मैं अपनी रूटीन पे उस वक्त फोकस कर रहा था। मैं अपने आप को और भी चैलेंजेस दे रहा था। मैं अपनी लाइफ को सिर्फ प्लेसमेंट तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था चैनल भी चलता रहे, मैं भी हेल्दी रहूँ। मैंने जिम भी ज्वाइन किया लाइफ में, पहली बार सीरियसली मैंने जिम इसी टाइम किया है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, किसी को रिकमेंड नहीं करता पूरे दिन पढ़ो। मैं बता रहा हूँ मेंटली यहाँ से ख़त्म हो जाओगे, और ये मेरे साथ हो चुका। इसीलिए तुम कुछ एक्स्ट्रा करते रहोगे ना, साइकिलिंग करोगे, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मतलब तुम घूमते हो, हवा लगती है, मतलब अलग अलग तुम फील करोगे जब तुम करोगे वो चीज़ें। तो मेरे केस में जो पॉजिटिव मुझे लगा वो रूटीन थी, और वो मैंने अपने चैनल पे भी दिखाई थी और मैंने अच्छे से फॉलो करी, जिसको मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा था। तो यार एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करने का एक टाइम होता है और एक टाइम होता है कि टू कोप अप विद दैट डिप्रेसिंग पार्ट। ठीक है, पढ़ाई करने का टाइम अभी है, अभी सीरियस हो जाओ तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और बाद का जो टाइम होता है जब हम लोग इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता आपको। ठीक है, कंपनीज, मेरे टाइम पे तो क्या था, मैं तो फिजिकली वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ दे रहा हो रहा था इंटर्नशिप के टाइम पे। हाँ, आपका वर्चुअल हो रहा है तो घर पे ही हैं लोग। मेरे टाइम पे मैं जाता था वहाँ पर, सुबह 6 बजे निकलता था घर से और रात को 12-1 बजे आता था। ये तो बहुत हेक्टिक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। तो ऑल्दो एक ही दिन जाना पड़ा था, बट फिर भी मतलब अगर ऐसा होता, डेली होता, तो कितना ज़्यादा मतलब फटीग हो जाती। तो आप लोग अपना टाइम अच्छे से यूज़ करना, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, इसलिए एडवाइस यही है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है हरमन यार, तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंपनी थी जिसमें फाइनली प्लेसमेंट हुई है। ऑल्दो हमारी जो कॉलेजेस होते हैं उनकी पॉलिसी यही होती है कि हम लोग नाम रिवील नहीं कर सकते कंपनी का अंटिल वी आर वर्किंग इन दैट कंपनी। तो नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो प्रोफाइल वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, और क्या क्या मतलब पूछा गया था, किस किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रोफाइल थोड़ी सी हटकी थी। हाँ, तो टेंशन मत लो, काफ़ी चीज़ें तुम्हें इतने लेवल की चीज़ पता चल जाएगी कि तुम गूगल करके काफ़ी हद तक पहुँच जाओगे। तो जैसे भैया ने बताया प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट थी, तो 5 रिजेक्शन मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी थी। एक सीख मिल गई थी कि भाई साहब कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद भी लोगों को नहीं बताना कि तेरा शायद हो सकता है, नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो एक कंपनी आती है, उसकी एक प्रोफाइल होती है जिसका नाम है एसोसिएट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी है, जल्दी से सुना दूंगा कि मुझे एमबीए करने का भी मन था। तो मैं एमबीए के बारे में रिसर्च किया करता था, देखा करता था एमबीए के बाद लोग कौन सी जॉब करते हैं। तब मुझे पता था एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाम की प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो वो प्रोफाइल देख के मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा। फिर मैंने पीपीटी अटेंड करी, उस कंपनी में अप्लाई वगैरह किया, पीपीटी अटेंड करी। फिर पता चला कि यार काफ़ी सही है। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 2 साल बाद तुम एसोसिएट से मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाओगे,
तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, नॉन टेक प्रोफाइल थी, कम्युनिकेशन वाला काम था, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी थी मेरी, मुझे समझ आ गया था। ट्रैवल का काफ़ी ज़्यादा था कि मुझे ट्रैवल करने को मिलता है इस जॉब में, अब्रॉड में भी, इंडिया में भी, अलग अलग जगह पे। तो मुझे प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग क्लाइंट्स कंसल्टिंग फर्म के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो बेसिक सा फंडा यही है। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मैंने अप्लाई कर दिया। और भैया आपको पता ही है कि कई बच्चे अपने कॉलेज में होते हैं जिनको नॉन टेक में इंटरेस्ट होता है, वो टेक वाली कंपनीज में भर नहीं रहे होते। तो वैसे तो नॉर्मली 100 के आसपास लोग ही भर रहे थे टेक वाली कंपनीज में, लेकिन जैसी नॉन टेक कंपनी आती है तो टेक वाले तो भरते ही थे, साथ साथ नॉन टेक वाले जो किसी में नहीं भर रहे थे वो उसमें भी भर रहे थे। तो अराउंड 200, 180, 200 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ गई थी और कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया था मेरे कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मेरे कॉलेज में बच्चे वैसे ही कम है। तो ऐसा सीन हुआ, बट मैंने भी भरा। देन अपने एक एप्टीट्यूड होता है, ज़्यादातर तुम्हें नॉन टेक प्रोफाइल में एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, उसमें अराउंड 60 क्वेश्चंस थे। तो वो करने के बाद 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ 180 में से। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चंस क्या क्या थे जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि पैटर्न्स हो गए, मैथ्स, इंग्लिश, तुम्हें पता ही है एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब उन्होंने पूछे। देन मेरे आगे 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो हमें प्रोफाइल के बारे में तो अच्छे से पता चल गया कि कैसी प्रोफाइल थी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका कोडिंग में सच में इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो ज़बरदस्ती कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। नॉन टेक कंपनीज होती हैं बट वो पैकेज काफ़ी अच्छा देती हैं। तो क्या हम पैकेज के बारे में थोड़ा जान सकते हैं क्या, कितना था? पैकेज यार मैं यही बताऊँगा, अभी प्रोफाइल बता दी है, बाकी भैया तो मजाक ही कर रहे हैं। तुम जाके गूगल पे सर्च करो, तुम्हें आराम से मिल जाएगा। टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स जो हैं उनमें से ही वो कंपनी है और उसके अंदर ही तुम पैकेज देख लो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, तुम्हें पता चल जाएगा। इस प्रोफाइल के लिए 3 पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए थे। पहला इंटरव्यू था जिसके अंदर मोस्टली टेक के बारे में डिस्कशन हुआ था, मुझसे कोडिंग कुछ नहीं करवाई गई, लेकिन भैया मुझे पूछा गया कि कौन से प्रोजेक्ट किए, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ तुम्हें पसंद है, कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ है जो तुम्हें लगता है कि बूम करने वाली हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो मेरी टेक की नॉलेज जानना, जिससे मेरी टेक की नॉलेज उन्हें पता चले, ऐसे क्वेश्चंस थे। कौन सी लैंग्वेजेस तुम्हें आती है, प्रोजेक्ट में क्या काम किया, सब कुछ पूछ रहे थे। देन सेकंड राउंड आया जो थोड़ा कंसल्टिंग सेंट्रिक था कि तुम इंजीनियर हो, कंसल्टिंग में क्यों आ रहे हो। कंसल्टिंग से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे केस स्टडीज़ पूछी जाती है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा था, तो जितने भी इंटरव्यूअर्स थे वो ये नहीं कहूँगा इम्प्रेस थे, लेकिन वो मुझसे यूट्यूब के बारे में ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, मुझे लग रहा था मैं किसी से, अपने किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है यूट्यूब पे, और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पॉन्सर कैसे आते हैं, कैसे वीडियो बनाते हो, क्या तुम्हारे पास कोई टीम है, टीम कैसे काम करती है, क्योंकि उन्हें मेरी मैनेजमेंट स्किल्स जाननी थी, जो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया। और थर्ड था HR राउंड। HR राउंड तो भैया सबसे चलता, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था बड़े भाई से भी नहीं, मतलब बड़े भाई से ही बात कर रहा हूँ, सीनियर से भी नहीं, बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, दोस्ती की तरह बात हो रही है। और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जो मेरा काम था, उन्होंने वहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल भी सर्च किया था। अच्छा। तो बहुत स्मूथ इंटरव्यूज़ थे, बहुत स्मूथ। हाँ चलो यार, तो अभी हम लोगों ने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह डिस्कस कर लिया, प्रोफाइल वगैरह डिस्कस कर लिया, लेकिन यार हमें एक बात बताओ, अब चैनल भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका है। हाँ। और चैनल भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड मांगता है, मतलब मुझे पता है एक्चुअली कितना टाइम जाता है टू मेक दोज हाई क्वालिटी वीडियोज़। तो अभी आगे चल के एक फुल टाइम जॉब भी होने वाली है, तो फिर कैसे बैलेंस होगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी और कितने % इस पे टाइम जाएगा, कितने % जॉब में जाएगा, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बैठेगा, और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा कि जॉब के बाद सेटिस्फैक्शन है या अगेन कोई टेक की प्रोफाइल देखनी है? अभी भी कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, इंटरनेशनल ऑफर्स आ रहे हैं, और जैसे जापान के ऑफ़र्स आ रहे हैं जिसके अंदर मुझे अलाउ है कि मैं बैठ सकता हूँ उन कंपनीज़ में। लेकिन मैं अभी बिल्कुल उस जोन से बाहर आ चुका हूँ। जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी उस जोन से मैं बाहर आ गया हूँ। मेरे को अभी बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं टेक में बैठूँ या मैं किसी और कंपनी में बैठूँ। जो मेरे को रोल मिला है, जो मेरे को पैकेज मिला है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ उससे। मेरा तो यही गोल था कि मैं जल्दी से प्लेसमेंट करूँ और फिर जो बचा हुआ कॉलेज का टाइम है, जब मेरे पास फुल ऑन फ्रीडम है, उसको मैं यूज़ करूँ। सेटिस्फाइड पूरा हूँ, और यूट्यूब चैनल सबके सपोर्ट की वजह से अच्छा चल ही रहा है, और ऑब्वियसली एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन अगर मैं जॉब करूँगा, सबसे पहले मेरी पर्सनैलिटी बहुत शेप होने वाली है इस प्रोफाइल की वजह से। दूसरी चीज़, मैं नए एक्सपीरियंसेस लूँगा, नई नई जगह जाऊँगा, किसी और स्टेट में गया, कहीं गया, जो होने ही वाला है, तो मेरे व्लॉग्स भी बनते रहेंगे, तो कंटेंट भी साथ साथ चलता रहेगा, एक्सपीरियंसेस लूँगा, शेयर करता रहूँगा, चल रहा है, कोई सीन नहीं है। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा सिंक में जाने वाली है प्रोफाइल विथ यूट्यूब, है ना? काफ़ी लग रहा है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है।
तो फाइनली यार आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि यार आप लोग कभी मेंटली डिप्रेस मत होना ड्यूरिंग दैट फेज़, क्योंकि उससे आपका डिसएडवांटेज ही होगा, कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं उससे। और अगर आप लोग उससे कोप अप कर जाते हैं तो फिर आप लोगों को एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है, कैंपस से नहीं तो ऑफ कैंपस से मिल जाएगी। बट अगेन आई वुड से कि उस पीरियड को एक हेल्दी पीरियड रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। बाकी एक अभी जैसे भैया ने बोला ऑफ कैंपस वाले बहुत लोग देख रहे होंगे भैया, टीयर 3 कॉलेज वाले, ठीक है, तो हम ये मानते हैं, भैया भी डीटीयू से थे, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं डीटीयू में, मैं भी जिस कॉलेज से हूँ काफ़ी कंपनीज आती हैं, तो एक एडवांटेज है, इसको कोई नहीं कहेगा कि नहीं है, मैं मानता हूँ। उसी एडवांटेज की वजह से मेरे को वो टाइम मिला, वो फ्रीडम मिली, वो रिस्क लेने का चांस मुझे मिला जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, ठीक है। अगर शायद मैं टीयर 3 में होता ना तो मेरे को बहुत दिक्कत होती। लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में सोच के कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नेगेटिव होकर कुछ होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन है कि यार तुम अपनी स्टोरी खुद लिखोगे, मैंने अपनी खुद लिखी है, भैया ने अपनी खुद लिखी है, हर कोई अपनी स्टोरी खुद लिखेगा, हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है, हर स्टोरी में कहीं पे अप्स हैं कहीं पे डाउन्स हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंटरव्यू ना हम पॉजिटिव उसमें एंड करें, कोई ऐसे ऑफेंड ना हो जाए या कुछ वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यूज़फुल लगी होंगी और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम भी आएंगी। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हरमन, एनी एडवाइसेस? हाँ यार, बस यही है अपनी लाइफ में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कॉलेज लाइफ में हो तो कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करते रहो। और भैया यार तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, इतने बढ़िया ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। बस यही है, बाकी हम तो ऐसी बातचीत करते हुए वीडियोस बनाते ही रहेंगे। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। ठीक है यार, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय।